नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का बोधिसत्व पीसीएस में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमरेंद्र तिवारी। माय डियर फ्रेंड, आज का वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है यदि आप 17वीं बीपीएससी को अपना टारगेट सेट कर रहे हो तो। देखिए, जब से बीपीएससी ने 67 बीपीएससी के बाद बीपीएससी ने अपने आप को काफी ज्यादा स्केल अप किया है और स्केल अप करके लगभग इसने यूपीएससी के समकक्ष अपने आप को लेके खड़ा कर लिया है। दो की सिलेबस यूपीएससी से थोड़ा बहुत छोटा है, लेकिन स्टैंडर्ड जो है किसी भी मामले में यूपीएससी से कम नहीं है। माय डियर फ्रेंड, बहुत सारे लोग जो 67वीं बीपीएससी तक लगातार इंटरव्यू देते आए हैं, उसके बाद उनका प्री ही नहीं हो पा रहा है, या जो नए बच्चे हैं उनको डिलेमा है कि बीपीएससी को कैसे टारगेट करें कि 1 रन में हम बीपीएससी को क्रैक कर लें। तो इन सारे प्रश्नों का जवाब बीपीएससी को लेके, बीपीएससी प्रिपरेशन को लेके जो भी आपका डिलेमा है, चाहे प्रिपरेशन से हो, चाहे सोर्सेज को डिफाइन करने से हो, चाहे कैसे पढ़ा जाए, टेस्ट सीरीज को कैसे अटेम्प्ट किया जाए, सारी चीजें मैं यहां पे सेटल डाउन करूंगा। जो भी आपका प्रॉब्लम है मैं पूर्णतः मिटिगेट करने की कोशिश करूंगा। बने रहिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इफ यू आर न्यू एट माय चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द नोटिफिकेशन। माय डियर फ्रेंड, देखिए, हमारा जो ये प्रोग्राम है ना, इस प्रोग्राम के माध्यम से ही मैं आपको बताऊंगा कि बीपीएससी को कैसे टारगेट करना है। इधर कि आप हमें जुड़ के आप अपने बीपीएससी का प्रिपरेशन करो या खुद से सेल्फ स्टडी करो। तो जिस साइंटिफिक मेथड पे मैंने ये स्ट्रक्चर्ड किया है, उसी साइंटिफिक मेथड को फॉलो करके आप सेल्फ स्टडी करके भी बीपीएससी को क्रैक कर सकते हो। पहली बात देखो, सबसे पहले कोई भी वार जब हमें लड़ना होता है तो हमें अपने अपोनेंट की साइकी की समझ होनी चाहिए प्रॉपर, कि जिससे हम लड़ने जा रहे हैं वो किस दिमाग का व्यक्ति है। माय डियर फ्रेंड, उसकी साइकी कैसे है, कितना स्मार्ट है। उसी तरीके से, उसी के समकक्ष या उससे ऊपर जाके आप अपने वॉर का प्रिपरेशन करते हो, तब जाके वो उस युद्ध का, पर्टिकुलर युद्ध का परिणाम आपके अपने पक्ष में होता है। तो यहाँ पे बीपीएससी की साइकी को हम कैसे समझेंगे, बीपीएससी के दिमाग को हम कैसे समझेंगे। बीपीएससी कोई पार्टिकुलर एक व्यक्ति तो नहीं है ना कि जाके उससे बात कर लेंगे आधा घंटा 1 घंटा और उसका जो भी मनोविज्ञान है उसको हम समझ लेंगे। इसकी साइकी को समझने के लिए आपको जाना होगा पीवाईक्यू पे। अब पीवाईक्यू 2 पार्ट में यहाँ पे बटा हुआ है। सिलेबस आप सबको पता होगा कि बीपीएससी में प्री होता है, मेंस होता है और उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो प्री की बात करें तो प्री का पीवाईक्यू आपको एनालाइज करना है और मेंस का पीवाईक्यू आपको एनालाइज करना है। ठीक है, मेंस एग्जामिनेशन का। मेंस में स्पेशली आफ्टर 67th बीपीएससी एग्जामिनेशन माय डियर फ्रेंड, आपको ऑब्वियस 4-5 साल का आप बिल्कुल पीवाईक्यू देखो और देखो कि बीपीएससी ने अपने आप को कैसे इवॉल्व किया है, उस अनुसार अपना प्रिपरेशन करो। लेकिन 67वीं के बाद आमूल चूल परिवर्तन हुए हैं बीपीएससी के स्टैंडर्ड में माय डियर फ्रेंड। तो उस स्टैंडर्ड को मीटअप करने के लिए आपको किन किन स्ट्रेटजी की आवश्यकता पड़ेगी, कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। पहले प्री के पीवाईक्यू की बात कर लेते हैं। देखो, इसमें होता क्या है, पीवाईक्यू का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दैट मींस। तो इसमें बच्चे क्या करते हैं कि केवल पार्टिकुलर कोई बुक खरीद लिए मार्केट से कि चलो ये फलाना बुक है, ये ढिमकाना बुक है और उस बुक का अच्छा ये वाला क्वेश्चन पूछा था, इसका उत्तरवा ये होगा, ये सब बस रट लेते हैं बच्चे और फिर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ये आपको नहीं देखना है। ऑब्वियस आप देखोगे कि पार्टिकुलर प्रश्न पूछा गया है तो उसका उत्तर क्या होगा। पहले आप ये देखो, मान लीजिए कि यहां पे दिया हुआ है, प्रश्न दिया हुआ है, इसे मैं मिटा दे रहा हूं। यहां पे आपका दिया हुआ है, कोई पार्टिकुलर प्रश्न दिया हुआ है, ये क्वेश्चन करके कि A, B, C और बाद में क्या होगा। ठीक है, और इसका ऑप्शन दिया हुआ है A, B, C और D करके। पहले 67वीं बीपीएससी, 68वीं बीपीएससी से पहले जो है 5 ऑप्शन होते थे, लेकिन 68वीं से 4 ऑप्शन हो चुके हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना। तो जो इस पार्टिकुलर सीरीज का, मान लीजिए ABC और यहाँ पे D होगा, इसका उत्तर आप देखोगे तो सोचोगे कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया था। क्या इसमें केवल फैक्चुअल जानकारी पूछी गई है कि ABC के बाद क्या आएगा, या कोई पार्टिकुलर सीरीज है, किसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, या किसी तरीके से आपको ट्रैप करने की कोशिश करी गई है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें आपको देखनी चाहिए। केवल क्वेश्चन और उसका उत्तर क्या होगा ये नहीं देखना है माय डियर फ्रेंड। आपको ये देखना है कि उस पार्टिकुलर प्रश्न में किस तरीके की जानकारी पूछी गई है, क्या फैक्चुअल जानकारी है या विश्लेषणात्मक जानकारी है। दोनों को अलग अलग बांट के देखो और इस नजरिए
से देखो कि क्या फैक्चुअल जानकारी है जो नॉर्मल हम बुक पढ़ रहे हैं उससे कवर अप हो जा रहा है, या जो विश्लेषणात्मक जानकारियां हैं जो भी नॉर्मल बुक या स्टैंडर्ड बुक जो भी कहिए आप उसे पढ़ रहे हैं, उसके अलावा आपके दिमाग की आवश्यकता पड़ती है, इस कैटेगरी में बांटो। और इन्हीं दो कैटेगरी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन वेरी फैक्चुअल होते हैं और एक क्वेश्चन वेरी विश्लेषणात्मक होते हैं। दैट मीन्स आपकी जानकारी के अलावा आपके दिमाग की विश्लेषण क्षमता या एनालिटिकल पावर वहां पे यूज करना होता है माय डियर फ्रेंड। जैसे मैं बार बार बच्चों को बताता हूं कि एक बार प्रश्न पूछा था 64वीं बीपीएससी एग्जामिनेशन में कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने दिनों तक यदि अनुपस्थित रहते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द मानी जाएगी। तो इसमें दिया हुआ था 2 मंथ, 3 मंथ, ऐसे ऐसे करके दिया हुआ था। तो बहुत सारे लोग 2 महीने मार के आए थे। मैं उस समय भी बतलाया था कि ये 2 महीना पार्टिकुलर गलत है। तो इसमें आप देखोगे और आप सोचोगे कि सर 60 दिन की अनुपस्थिति होती है तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है, तो 2 महीना 60 दिन इक्वल टू 2 महीना। तो ऐसी कोई बात नहीं है, उसमें आपको दिमाग ये लगाना है कि उसमें पार्टिकुलर जब ये एग्जीक्यूटिव पढ़ोगे तो इस वाले चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा, या लेजिस्लेचर पढ़ोगे तो इस वाले चैप्टर में देखने को मिलेगा कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है रनिंग सेशन में यदि 60 दिन अनुपलब्ध रहते हैं, अनुपस्थित रहते हैं बिना किसी एप्लीकेशन के, तो उनकी सदस्यता रद्द मानी जाएगी। और 60 दिन का मतलब यहाँ पे 2 महीना कतई नहीं है। ठीक है, तो PYQ को ऐसे एनालाइज करना है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद देखो हुआ क्या है ना कि बीपीएससी ने बहुत ज्यादा ही अपने आप को स्केल अप किया है। और स्केल अप इन द सेंस कि ये नहीं कि आपको बहुत ज्यादा और पढ़ने की आवश्यकता है, इंटरनली रूप से बहुत ज्यादा स्मार्ट बनने की आवश्यकता है, आपको अपने ऑब्जर्वेशन पावर की आवश्यकता है। जैसे हमारा ये फाउंडेशन बैच है ना, तो इसमें हम आपको ऑल एनसीईआरटी पढ़ाएंगे 6ठी कक्षा से 12वीं कक्षा तक की। अब आप ये सोच रहे होंगे सर इसमें बार बार रिपीटेशन होगा, 6ठी का ही एक्सटेंडेड फॉर्म 7वीं में होगा, लेकिन जो इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, दैट मीन्स यदि आप 6ठी की एनसीईआरटी पढ़ रहे हो और वो भी हिस्ट्री, तो इस हिस्ट्री के पार्टिकुलर किसी चैप्टर में मान लीजिए कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, तो इस पार्टिकुलर चैप्टर में दिया गया विषय वस्तु आपकी प्री के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आपके मेंस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और आपके इंटरव्यू में भी यहां से क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये सारी जानकारियां आपको होनी चाहिए माय डियर फ्रेंड। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं कैसे, और ये एग्जाम्पल मैं हमेशा देते आया हूं कि देखिए अब उस वाले एग्जाम्पल को हटा के कोई नया एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मान लीजिए यहां पे बात करी जाती है अधिवास की, कि कहीं भी जब मानव का अधिवास बनता है, जब मानव पहले क्या था, आदि मानव स्कैटर्ड जीवन जीता था, यहां वहां जाके खाना पीना जो भी मिलता था सड़ा गला खा लेते थे बिना पकाए, उसके बाद बाई नेचुरल कॉल प्रजनन करते थे और अपना जीवन यापन करते थे, मरते गिरते पड़ते रहते थे ऐसे। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे उनमें सोसाइटी का कॉन्सेप्ट जागा, एग्रीकल्चर करना शुरू करा, अपने आप को डेवलप करना शुरू करा और वर्तमान सोसाइटी तक हम पहुंचे हैं। तो उसमें एक पार्टिकुलर चैप्टर दिया गया है 7th कक्षा की ज्योग्राफी में अधिवास के निर्माण के बारे में, अधिवास निर्माण के बारे में माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो कहीं भी कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कि आपको अपना घर बनाना है, तो घर बनाने से पहले क्या देखते हो कि यहाँ की जलवायु आपके रहने लायक है कि नहीं है, आसपास जो भी डेली सुविधाएं हैं, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, है कि नहीं है, यातायात का साधन है कि नहीं है, ये बेसिक चीज आप देखते हो कि नहीं देखते हो। तो इसी तरीके से जब उस समय आदि मानव सेटल्ड हो रहे थे तो उन्होंने देखा कि जहां पे अधिवास हम बनाएंगे, यहाँ पे अधिवास के लिए क्या क्या आवश्यकता है, यहाँ की जलवायु हमारे अनुकूल है कि नहीं है, बगल में पानी है कि नहीं है, फर्टाइल लैंड है कि नहीं है, यातायात का साधन है कि नहीं है, वगैरह वगैरह सारे कॉन्सेप्ट ये लोग देखे और अपने आप को एज ए सोसाइटी इन्होंने डेवलप करा माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो ये पार्टिकुलर आपको जानकारी हो गई, तथ्यात्मक जानकारी प्लस कॉन्सेप्चुअल जानकारी आपको मिल गई कि अधिवास का निर्माण कैसे होता है माय डियर फ्रेंड। अब देखो, अब आपको आफ्टर सिलेक्शन एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में डाल दिया जाता है। मान लीजिए कि 17वीं बीपीएससी में ही इथिक्स एंड इंटीग्रिटी वाला चैप्टर डाल दिया बीपीएससी, तो क्या यहां से यूज करोगे, या इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए कि आप मान लीजिए कि ये बिहार है, तो आपको पता होगा कि नॉर्थ बिहार जो है ये फ्लड प्रोन एरिया है, यहाँ पे बाढ़ बहुत ज्यादा आता है माय डियर फ्रेंड। तो ये जो हमारा नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है, मान लो कि हम बिहार को डिसेंट्रलाइज करके
हम डेवलप करना चाहते हैं, रीजनल डिसेंट्रलाइजेशन करके इसको डेवलप करना चाहते हैं, तो ये जो नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है इसमें हमें क्या बनाना है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर या इंडस्ट्रियल क्लस्टर हमें डेवलप करना है, जैसे बियडा का है। तो आपको वहां पे देखोगे तो क्या, वहां पे जाके क्या देखोगे, सबसे पहले कोई भी इंडस्ट्री मानव के द्वारा ही रन करी जाएगी, तो सबसे पहले वहां पे देखोगे कि इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, लैंड है, संसाधन है कि नहीं है, सस्ता लेबर वगैरह की है कि नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है कि नहीं है, ये सारी चीजें देखोगे ना। तो इसमें आपको यह भी देखना होगा कि कहीं ये फ्लड प्रोन एरिया तो नहीं है, या पहले से आप जानते हैं कि फ्लड प्रोन एरिया है, जो कि अधिवास का एक सबसे बड़ा कारण है। अगर आपको पता चल गया कि अधिवास के लिए बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, तो ये आपको डिसीजन मेकिंग में काफी ज्यादा सहायता प्रदान करेगा। क्योंकि मान लीजिए इंडस्ट्रियल क्लस्टर भी जो भी आप डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो वो मानव के द्वारा ही होगा, तो मानव के लिए वहां पे जो भी आदिवासी योजनाएं होंगी उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट की पूर्ति आप कहां से कर रहे हो, 7वीं कक्षा के अधिवास वाले चैप्टर से। जो कॉन्सेप्ट आपने यहां पे सीखा, सचिव बनने के बाद नॉर्थ वेस्ट बिहार को डेवलप करने के लिए वहां पे जाके वो कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हो माय डियर फ्रेंड। तो हमारा यही प्रयास है कि हमारा जो ये फाउंडेशन बैच है ना, केवल देखो कोई भी टीचर जो है, टीचर का जो मूल कर्तव्य होता है वो आपको नजरिया प्रोवाइड कराना होता है। हम आपको फैक्चुअल जानकारियां दे दें और आपको घर भेज दें अपने क्लास से, तो आपका मेरा यहां आना और पैसा इन्वेस्ट करना और मेरा भी समय इन्वेस्ट करना, ये कोई भी फ्रूटफुल नहीं होगा। तो इसलिए आवश्यक ये है कि आप समय की डिमांड को समझो और अपने ऑब्जर्वेशन पावर को बढ़ाओ। और कैसे ये ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ेगा, आपको एक्टिव लर्निंग के थ्रू बढ़ेगा। हम धीरे धीरे सारी चीजों को डिकोड कर रहे हैं, आप इन बातों को ध्यान में रखिएगा। तो हमने देख लिया कि कैसे आपको प्री के लिए पढ़ना है, सारी चीजें करनी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है आपका ऑब्जर्वेशन पावर जो है डेवलप होना चाहिए माय डियर फ्रेंड। ठीक है, कोई भी टॉपिक पढ़ो तो एक्टिव लर्निंग के प्रोसेस के तहत पढ़ो। ये होती है एक्टिव लर्निंग। ठीक है, एक्टिव लर्निंग का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, पैसिव लर्निंग करते हैं, पैराग्राफ बाई पैराग्राफ पढ़ते जाते हैं और अंततोगत्वा पूछ दो 5 घंटे की स्टडी के बाद आपने क्या पढ़ा, तो वो उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। तो उनकी दिक्कत यही है कि वो पैसिव लर्निंग करते हैं। क्या करते हैं, पैसिव लर्निंग करते हैं माय डियर फ्रेंड, पैसिव लर्निंग करते हैं। तो आपको पैसिव लर्निंग नहीं करनी है, आपको एक्टिव लर्निंग करनी है। एक्टिव लर्निंग का मतलब कि आपने एक पैरा पढ़ा, ठीक है, और इस एक पैरा में आपको क्या जानकारी मिली, बीपीएससी यहां से क्या, ओवरऑल हमारा अल्टीमेट गोल है बीपीएससी को क्रैक करना। तो हम ज्योग्राफी काहे पढ़ रहे हैं, बीपीएससी को क्रैक करने के लिए पढ़ रहे हैं ना। हम ये सोच रहे हैं कि जब हम बीपीएससी को क्रैक कर देंगे, एसडीएम बनेंगे, डीएम बनेंगे, आगे जाके सचिव बनेंगे, तो हम जो भी प्लान डेवलप करेंगे वो सारी चीजें, हमारा जो नॉलेज गेदर किया गया है वाइल प्रिपरेशन और हमारा जो सर्विस टेन्योर होगा उसमें जो भी हम एक्सपीरियंस हासिल करेंगे उसका हम यूटिलाइजेशन करेंगे माय डियर फ्रेंड। तो ये बात आप ध्यान में रखना। और ये कहां से आपको मिलेगा, एक्टिव लर्निंग प्रोसेस के तहत। तो मान लीजिए आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, तो एक पैराग्राफ के बाद रुक जाओ और सोचो कि इस पैराग्राफ में आपने सीखा क्या है। यहां से बीपीएससी यदि प्री में प्रश्न पूछता है तो किस तरीके से पूछ सकता है, या मेंस में पूछेगा तो किस तरीके से पूछ सकता है, या ऐसे में इस पार्टिकुलर टॉपिक का कहीं कोई यूटिलाइजेशन है या नहीं है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो ये है हमारा मेन फिलॉसफी। हम आपको एक्टिव लर्निंग के द्वारा ये सारी चीजें सिखाएंगे माय डियर फ्रेंड। हमारा जो है बैच शुरू हो चुका है। यदि आप हमारे ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। हमारा ये पता है बिकना पहाड़ी पटना 4 रिमझिम होटल के जस्ट बगल में। रिमझिम होटल के सामने यदि फेस करके खड़े होंगे तो राइट साइड में आपको पड़ेगा, और गूगल मैप में भी मैंने इसे ऐड कर दिया है, तो आप सर्च मार के डायरेक्ट गूगल मैप को फॉलो करके आप आ सकते हो माय डियर फ्रेंड। इट्स जस्ट बिसाइड द मेन रोड है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो हमने ये देखा कि आपको एक्टिव लर्निंग करनी है फॉर प्री और मेंस एग्जामिनेशन माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो ये प्री और मेंस दोनों के लिए आपको ये यूटिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, मैंने जैसे बताया ना कि प्री के लिए भी आपको पीवाईक्यू करना है और मेंस के लिए भी आपको पीवाईक्यू करना है। ठीक है, तो प्री के लिए पीवाईक्यू कर लिया, अब मेंस के लिए पीवाईक्यू कैसे करेंगे हम। कोई भी बुक आपको, मान लीजिए केबीसी नैनो की बुक आती है, कोई भी स्टैंडर्ड बुक आपने खरीद लिया, ठीक है, उसमें प्रश्न देखा कि बीपीएससी क्या पूछ रही है। अब बीपीएससी देखो होता क्या है ना कि बहुत बच्चे होते हैं कि मान लीजिए 1857 से संबंधित पूछा कि 1857 के, माफ कीजिएगा, 1857 के सफल होने के कारणों की व्याख्या करें।
तो बहुत बच्चे क्या करेंगे कि 1857 के यहाँ के सफल होने के कारणों की व्याख्या करना है, 1857 क्यों शुरू हुआ था, उसके पीछे क्या क्या कारण थे वो भी लिख देंगे। मतलब उनके पास जो भी जानकारी होगी ना, सारी जानकारियां वो लोग इनपुट डाल देते हैं। तो ये समय की अनिवार्यता है, इस बात को आप समझो कि जो आपको नेक्टार मांगा जा रहा है उतना ही आपको नेक्टार परोसना है माय डियर फ्रेंड। एक्स्ट्रा चीजें आप ये सोचते हो ओवर एंथुसियास्टिक होके कि मैं चलो डाल देता हूं और इससे डायनेमिक हो जाएगा, इससे डायनेमिक नहीं होगा। ऑब्वियस आप एक 2 लाइन में 3 लाइन में ज्यादा से ज्यादा 4 लाइन में आप डिस्क्राइब करोगे किन किन कॉजेस से 1857 का युद्ध शुरू हुआ था, लेकिन क्वेश्चन के मूल डिमांड को समझना बहुत ही अनिवार्य है। इसके लिए हमारे द्वारा टेस्ट सीरीज भी शुरू किया गया है प्री कम मेंस के लिए, ठीक है, चालू है। आप आके हमसे ऑनलाइन भी जुड़ सकते हो, ऑफलाइन भी जुड़ सकते हो। हमारा ये नंबर है 97-170 58-805, या एक और नंबर है 98-10-63-8805। इन दोनों नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन का पीस और स्टैंडर्ड दोनों मेंटेन कर सकते हो माय डियर फ्रेंड। हमारी उपलब्धि जो भी है आप यदि देखना चाहते हो तो यूट्यूब पे देख सकते हो। लगातार हमारे द्वारा बताया गया एसए लड़ा 68 बीपीएससी में, 67th में मैंने कहा था कि बीपीएससी अपने आप को चेंज कर रहा है, हो सकता है एसए का एक टॉपिक डाल दे। तो आई एम नॉट श्योर कि फर्स्ट पेपर में पूछा था या सेकंड पेपर में, लेकिन एक एसए का टॉपिक पूछ दिया था कि फलाने टॉपिक पे आप एसए लिखो माय डियर फ्रेंड, और 68 बीपीएससी में डायरेक्ट एसए इन्होंने एड ऑन कर दिया। और जो भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, यदि एसए की बात करें उनका फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर तो सही जाता ही है। एसए की बात करें तो जो लोग मतलब जिनका फाइनल सिलेक्शन ना भी हो पाया ना इंटरव्यू के बाद, वो भी 176, 175, 180 ऐसे ऐसे मार्क्स लाए हैं माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो आप हमसे जुड़ोगे तो कहीं भी किसी भी तरीके से किसी भी कंटेंट में क्वालिटी की कमी कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी माय डियर फ्रेंड, ठीक है। ये है हमारी फिलॉसफी, इसी फिलॉसफी पे आधारित हम चाह रहे हैं कि जो लोग भी हमसे जुड़े उनका जो है 1 रन में सिलेक्शन हो जाए माय डियर फ्रेंड। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, कभी भी हम आपको टॉक्सिक मोटिवेशन नहीं प्रोवाइड करते। मान लीजिए कि 17वीं बीपीएससी के लिए 200 सीटों पे ही वैकेंसी निकल रही है और हम 1000 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और यही 1000 बच्चे बीपीएससी के लिए अप्लाई किए हैं। 17वीं बीपीएससी के लिए हम कितने बच्चों को पढ़ा रहे हैं? 1000 बच्चों के लिए, और हमने खूब ट्रेनिंग दी, सब पे पर्सनली ध्यान दिया, सबके जो भी प्रॉब्लम्स थे उसको मिटिगेट कर दिया, सबको मतलब मैंने बहुत ही स्मार्ट बना दिया, बॉल ऑफ फायर बना दिया, ताकि बीपीएससी उनके सामने एकदम छोटा पड़ जाए। लेकिन 1000 बच्चों को पढ़ाने के बावजूद, और जो सब सारे के सारे टैलेंटेड है, इसमें होना किसका कितनों का है? मात्र 200 का। कोई पॉइंट से रह जाएगा, कोई एक नंबर से रह जाएगा। तो हमारा प्रयास ये है कि जो लोग भी हमसे जुड़े और फाउंडेशन बैच हमारा पढ़ के जाएं, उनका इतना प्रिपरेशन हो जाए कि आने वाले अगले 1-2 अटेम्प्ट में उनका या तो बीपीएससी हो जाए, या कोई प्लान बी सोचते हैं तो वो भी वनडे एग्जाम क्रैक करके कहीं पे सेटल्ड होके अपने लाइफ को आगे बढ़ाएं माय डियर फ्रेंड, और समाज के निर्माण में, सोसाइटी के डेवलपमेंट में वो अपना सहायता दें। तो ये हमारा प्रयास है। ये सारी चीजें ऑल एनसीईआरटी 6 to 12 स्टैंडर्ड बुक फॉर मेंस एग्जामिनेशन, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो स्टैंडर्ड बुक से ही फॉलो करने पड़ते हैं, तो वो सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी। इस पार्टिकुलर जो फाउंडेशन बैच है, इसमें आपको वीकली टेस्ट भी प्रोवाइड कराया जाएगा। जो भी आप एक सप्ताह पढ़ोगे उस पर आधारित टेस्ट होगा। पर्सनल गाइडेंस, वीकली द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस विद करंट अफेयर्स फॉर प्री एंड मेंस एग्जामिनेशन, एसए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में माय डियर फ्रेंड, ठीक है। ऑनलाइन के लिए अभी हमारा जो एप्लीकेशन है वो डेवलपिंग प्रोसेस में है, और हम जो है अभी टेलीग्राम पेड प्राइवेट ग्रुप पे सारी चीजें अवेलेबल करवाते हैं एज पर आवर शेड्यूल और टाइमिंग माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो ये हमें देख लिया कि पीवाईक्यू जो है कैसे करनी है, पीवाईक्यू का यूटिलाइजेशन कैसे करना है, एनसीईआरटी आपको कैसे पढ़नी है, और एनसीईआरटी क्यों इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग आपको कहने को मिल जाएंगे कि भैया एनसीईआरटी काहे पढ़े हम। तो एनसीईआरटी एक फिलॉसफी पे आधारित होती है, और वो फिलॉसफी होती है आपके थॉट प्रोसेस को ट्रिगर्ड करने की, आपको सोचने पे मजबूर कर देंगी। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि और मार्केट में जो भी आप स्टैंडर्ड बुक देखते हो ना, उसमें 99% जो है 99% वो स्टैंड एनसीईआरटी के कंपाइलेशन होते हैं माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखना, एनसीईआरटी से ही आपको सारे स्टैटिक टॉपिक तैयार करने हैं, ठीक है। तो आपके मन में अभी एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर आपने ये तो बता दिया कि हमें कैसे पढ़ना है, प्री और मेंस के साइकी को कैसे समझना है, बीपीएससी को और एनसीईआरटी को कवर करना है, करंट अफेयर्स का क्या। तो देखिए
हमारे द्वारा जो टेस्ट सीरीज शुरू करी गई है ना प्री और मेंस में, तो वीकली करंट उसमें शामिल है। हमसे यदि जुड़ोगे तो हम करंट प्रोवाइड कराएंगे ही, बट हमारा ये सजेशन रहता है कि आप जो है डेली करंट, डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करो, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप कहीं से भी कोई भी मैगजीन पढ़ लो, कोई भी टीचर के पास पढ़ लो, लेकिन न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो ना, तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर रहे हो माय डियर फ्रेंड, ठीक है। अपने साथ ईमानदारी से, और बीपीएससी के लिए आप ईमानदार नहीं हो। आप पूछो क्यों, आप सोच रहे हो कि सर आप ऐसे ही बोल रहे हैं, बताओ आप कैसे, मतलब ये आप कह रहे हो क्या, इसका मतलब इसकी प्रासंगिकता कैसे सिद्ध हो सकती है। तो मैं बताना चाहूंगा कि मान लीजिए कि वुमेन एम्पावरमेंट या हाल ही में हमारे राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा कास्ट सेंसस रिलीज हुआ। तो यदि द हिंदू आप फॉलो करते हो या इंडियन एक्सप्रेस फॉलो करते हो, तो इसमें होगा क्या कि इस पार्टिकुलर टॉपिक पे लगातार 1 वीक तक कोई ना कोई एडिटोरियल आते रहेगा, ठीक है। तो जो एडिटोरियल लिखने वाले लोग होते हैं ना, कोई मतलब एक व्यक्ति है जो कास्ट सेंसस पे एडिटोरियल लिख रहा है, तो वो कास्ट सेंसस को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। बी उसके अगेंस्ट में बात करेगा, सी न्यूट्रल होके बात करेगा, डी किसी और डायमेंशन की बात करेगा। तो डिफरेंट थॉट प्रोसेस के, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के लोग एक ही टॉपिक पे बार बार लिख रहे हैं। तो इस टॉपिक को यदि इतने डिफरेंट आयामों से पढ़ोगे तो होगा क्या कि आपको इस पार्टिकुलर टॉपिक को लेके सारे आयाम तैयार हो जाएंगे, आपके पर्सनालिटी में एड ऑन हो जाएंगे। और इस वजह से ये टॉपिक जब आप लिखोगे ना, तो इसमें मल्टी डायमेंशनल अप्रोच दिखेगा और आप बहुत अच्छे तरीके से लिख पाओगे माय डियर फ्रेंड, ठीक है। इसलिए न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप एनसीईआरटी आपको पढ़ना है, एक्टिव लर्निंग करनी है, शॉर्ट नोट्स बनाना है यदि आप बना सकते हो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे लॉन्ग टर्म, केवल बुक में बहुत सारे लोग अंडरलाइन करके हाईलाइट करके पढ़ते हैं, तो वो सबका अपना अपना पर्सनल चॉइस होता है। ये कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको नोट्स बनाने हैं। आपको नोट्स ऑब्वियस बनाने चाहिए, लेकिन अब एनसीईआरटी का पूरा 6 से 7 मतलब 12वीं तक आप मत बनाओ, रिपीटेटिव हो जाएगा। आप क्या करो, यदि बना रहे हो तो मान लीजिए आप 6 से 7वीं कक्षा तक की एनसीईआरटी का नोट्स बना रहे हो, तो मान लीजिए आप 6ठी कक्षा की आपने बनाया, 6th क्लास की आपने बनाया, तो 6th क्लास में मान लीजिए आप ज्योग्राफी का या मुगल साम्राज्य का, मुगल एम्पायर का आपने नोट्स बनाया। तो अगर आगे जाके आगे क्लास में मुगल एम्पायर से जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, तो इसमें जो आपने नोट्स में लिख लिया है ना, यही टॉपिक यदि 7वीं कक्षा में पढ़ रहे हो, तो इसका इनपुट इसमें मत देना, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी है। और आप 7वीं कक्षा के नाम पे फिर मुगल एम्पायर से लिखी गई चीजों को लिख रहे हो, शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, तो आपका नोट्स लेंदी हो जाएगा। तो काफी प्रिसाइजली शॉर्ट नोट्स बनाओ, और शॉर्ट नोट्स मेकिंग क्वाइट इंपॉर्टेंट है। बिफोर एग्जामिनेशन यदि आप सारी चीजें रिवाइज कर लेते हो 1-2 दिन में, तो आपको मोरल बूस्ट मिलता है। आपको लगता है कि हाँ भैया, अहम ब्रह्मास्मि, हम ही राजा हैं और हमने सारी चीजें 1-2 दिन में ही पूरा सिलेबस को कवर कर लिया। तो मोरल बूस्ट बहुत मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया, आपको प्रिपरेशन करनी, एनसीईआरटी पढ़ना है, एक्टिव लर्निंग करनी है, न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है, पीवाईक्यू को हमेशा देखते रहना है, न्यूज़पेपर का शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाना है, क्योंकि डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के लोग एक ही टॉपिक पे लिखते रहते हैं। यदि आप ये खुद से कर सकते हो तो खुद से कर लो, यदि नहीं, आपको कहीं भी किसी भी तरीके से गाइडेंस चाहिए, तो हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच दोनों ज्वाइन कर सकते हो माय डियर फ्रेंड। और इतनी गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं, यदि पूरी ईमानदारी के साथ हमारे इस साइंटिफिक प्रोसेस को अपनाते हुए, जो भी हम कहते हैं उसको ईमानदारी से अपने जीवन में अडॉप्ट करते हुए आपने तैयारी करा, तो आपका बीपीएससी श्योर होना ही है। और नहीं भी होगा तो आप जीवन में पिछड़ोगे नहीं, कहीं भी आपकी नौकरी लग जाएगी। क्योंकि जब आप 6ठी से 7वीं कक्षा तक की एनसीईआरटी पढ़ लिए, करंट पे कमांड हो गया, आपको वीकली टेस्ट दे रहे हो, मतलब फैक्चुअल जानकारी भी हो रही है, एनालिटिकल जानकारी भी हो रही है, और करंट पे भी कमांड हो रहा है, तो इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। हर एक डिमांड, हर एक एग्जाम का डिमांड आप फुलफिल कर सकते हो। इधर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, आईएएस एग्जामिनेशन और एनी वनडे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन माय डियर फ्रेंड, ठीक है। आई होप कि जो चीजें भी, जो भी प्रॉब्लम था, और हाँ, आंसर राइटिंग को देके मैं आंसर राइटिंग के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं, चाहे प्री हमारा जो टेस्ट सीरीज शुरू हुआ है ना, ये टेस्ट सीरीज भी बहुत ही साइंटिफिक मैनर्ड के साथ
मैंने शुरू किया है। यदि हमारा टेस्ट पेपर पहला प्रीलिम्स के लिए 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए 6ठी प्लस 7वीं कक्षा का स्टैंडर्ड चेक करना चाहते हो, 7वीं कक्षा की स्टैंडर्ड चेक करना चाहते हो, तो हमारा जो टेस्ट पेपर है नीचे दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में मैंने शेयर कर दिया है, उसे आप देख लेना। हर एक टेस्ट के बाद आपको एक्सप्लेनेशन पेपर मिलेगा और हर एक क्वेश्चन में मेरा जो है इनपुट रहेगा। मैं आपको वर्ड से छकाने की कोशिश करूंगा और हमारा उद्देश्य ये है कि हम आपके दिमाग को इतना फ्लेक्सिबल बना दें कि बीपीएससी का गेम जो है आप इजीली समझ जाओ और बीपीएससी युद्ध में जो कि डी होगा जिस दिन, उस दिन आपके सामने औंधे मुंह गिरे और उस पे आप खड़े होकर कहो अहम ब्रह्मास्मि और आप भी जेता हो जाओ माय डियर फ्रेंड। यही हमारा उद्देश्य है, आपका अपलिफ्टमेंट ही हमारा उद्देश्य है। देखो ऑब्वियस कोई भी संस्था बिना हम आपके बिना मॉनेटरी सहयोग के नहीं चल सकते हैं। नहीं सपोर्ट मतलब आप नहीं सपोर्ट करोगे मॉनेटरी सहयोग तो हम नहीं चल सकते हैं, ऑब्वियस रन नहीं कर सकते। कोई भी संस्था नहीं रन कर सकती है, चाहे छोटा स्कूल हो या बड़ा से बड़ा विश्वविद्यालय हो। गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, कोई भी संस्था सपोर्ट करती है, लेकिन जो मेन उद्देश्य है ना, अल्टीमेट हमारा गोल है, जो अल्टीमेट विजन है, आपका अपलिफ्टमेंट है, बिहार का अपलिफ्टमेंट है। मेरा उद्देश्य इतना ही नहीं है कि आप सिलेक्शन लेके और केवल अपने रोजी रोटी का एक साधन समझो। मेरा यह उद्देश्य है कि यदि आप हमसे पढ़ते हो, आपका मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ हो और इस ग्रोथ के साथ जिस पोस्ट पे जाओ, आपके कार्य के द्वारा उस पोस्ट की पहचान और उसकी इज्जत और बढ़े और आप अपने कार्यों के द्वारा उस पोस्ट की इज्जत बढ़ाओ। ये नहीं कि उस पोस्ट के द्वारा आपकी पहचान बने माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो इस बहुआयामी अप्रोच के साथ यदि आप पढ़ते हो, आगे बढ़ते हो, तो ऑब्वियस बिहार का उत्थान कर पाओगे माय डियर फ्रेंड। अभी भी हमारा बिहार जो है स्टेट, अन्य जो ग्रोइंग स्टेट है उनमें काफी पिछड़ा हुआ है। आपने देखा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश ने बहुत सारे मतलब कर्नाटक को शायद पीछे करके सेकेंड स्थान पे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक स्टेट बन चुका है हमारे राज्य में, हमारे पूरे देश में माय डियर फ्रेंड। तो मैं भी ये चाहता हूं कि जो भी शासक प्रशासक भाई बहने बने वो इतना अपने कार्य क्षेत्र में इतना पारंगत हो, इतने होशियार हो, इतने बहुआयामी मॉडल के साथ थॉट प्रोसेस को अपनाएं, इतने उनके पास किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो ताकि बिहार जो है आगे उन्नति कर सके माय डियर फ्रेंड। आई होप कि जो चीजें भी मैं वीडियो के शुरू में प्रॉमिस किया था वो फुलफिल कर दिया मैंने। यदि आपको कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और हाँ, वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने अन्य फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करना। वंस अगेन आई वुड लाइक टू प्रमोट माई सेल्फ। जरूरी है यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हो प्री के लिए, मेंस के लिए, इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज के लिए, तो ये हमारा नंबर है 97, ये हमारा नंबर है 97 170 97 170 58 805। दूसरा नंबर है 98 10 63 8805। इन दोनों नंबर में किसी पर भी कॉल करके, व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड दोनों मेंटेन कर सकते हो माय डियर फ्रेंड। अंत तक मुझे आपने बहुत धैर्य के साथ सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपकी सफलता की शुभेच्छा के साथ मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।